प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोधि सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आज हम संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में संसदीय शासन व्यवस्था की व्यवस्था करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें सरकार की कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति, जिसको हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी कहते हैं, में वर्गीकृत होती हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी ओर सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्ट मिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा या भारत आदि में प्रचलित है। दूसरी ओर राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी, गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। यह अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका आदि में प्रचलित है। आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र कैबिनेट होता है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें संसद में विश्वास प्राप्त है। संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव करने वाली ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत इसे सरकार का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाने लगा है। ब्रिटिश संविधान एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट के संबंध में समानता के बीच प्रथम कहा। हाल ही में प्रधानमंत्री की शक्तियां और स्थिति कैबिनेट में बढ़ी हैं। वह ब्रिटिश राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में प्रभावशाली भूमिका अदा करने लगा। इसलिए बाद के राजनीतिक विश्लेषण जैसे क्रॉसमैन है, मैकिन्टोश है या अन्य विद्वान ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासित सरकार कहने लगे हैं। यही स्थिति भारत के संदर्भ में लागू होती है। अब हम जानेंगे सबसे पहले संसदीय सरकार की विशेषताएं। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहली विशेषता देखते हैं, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका है, एक विधित कार्यकारी है, जबकि प्रधानमंत्री एक वास्तविक कार्यकारी है। इस तरह राष्ट्रपति राज्य का मुखिया नामिक है, नाम मात्र का है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है, जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी। उसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। दूसरी विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था की, बहुमत प्राप्त दल का शासन। जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वह सरकार बनाती है। वह राजनीतिक दल आगे जाकर सरकार का गठन करता है। उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था की तीसरी विशेषता, सामूहिक उत्तरदायित्व। यह संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और विशेषकर लोकसभा के प्रति वे एक टीम की तरह काम करते हैं और साथ साथ रहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत
इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। संसदीय शासन व्यवस्था की चौथी विशेषता राजनीतिक एकरूपता। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं और इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। पांचवी विशेषता दोहरी सदस्यता। मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। संविधान व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन जाना होगा। छठी विशेषता प्रधानमंत्री का नेतृत्व। सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। वह मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका का निर्वहन करता है। सातवीं विशेषता निचले सदन का विघटन। संसद के निचले सदन लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यकारिणी को कार्यपालिका का विघटन करने का अधिकार है। आठवीं विशेषता गोपनीयता। मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करता है। अपनी कार्यवाहियों, नीतियों, निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व ही गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाली सरकार की विशेषताएं हम इस प्रकार जान सकते हैं। पहली विशेषता देखते हैं, अमेरिका राष्ट्रपति राज्य व सरकार दोनों का मुखिया होता है। एक राज्य का प्रमुख होने के नाते उसे राज्य की स्थिति प्राप्त होती है और एक सरकार का मुखिया होने के नाते वह सरकार के कार्यकारिणी अंगों का नेतृत्व करता है। दूसरी विशेषता, राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। उसे कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता। तीसरी विशेषता, राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई या किचन कैबिनेट की सहायता से शासन चलाता है। ये केवल एक परामर्शदात्री इकाई होती है। इसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं। इनका चयन और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये केवल उसके प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। उसी के द्वारा किसी भी समय उन्हें हटाया जा सकता है। अगली विशेषता, राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। वे न तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं और न ही सत्र में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता, जो कांग्रेस का निचला सदन है। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत अमेरिका राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। सरकार की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों को सरकार की 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित और विस्तृत किया गया है। अब हम देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था के गुण। सरकार की संसदीय व्यवस्था के गुण इस प्रकार हैं। हम पहला गुण देखते हैं, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य पाया जाता है। संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह सरकार के विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं। परिणाम स्वरूप दोनों अंगों के बीच विवाद के बहुत कम अवसर होते हैं। दूसरा गुण उत्तरदायी सरकार। अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। मंत्री अपने मूल एवं कार्य अधिकार कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद मंत्रियों पर विभिन्न तरीकों से, जैसे प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण रखती है। तीसरा गुण निरंकुशता का प्रतिषेध। इस व्यवस्था के तहत कार्यकारी एक समूह में निहित होती है, मंत्रिपरिषद में, न कि एक व्यक्ति में। ये प्राधिकृत व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति पर रोक लगाती है, अर्थात कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। चौथी विशेषता, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। सत्तारूढ़ दल की
के बहुमत खो देने पर राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि नए चुनाव के बिना वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है। इस तरह डॉक्टर जीनियंस ने कहा है कि विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री है। पांचवी विशेषता, व्यापक प्रतिनिधित्व। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है। उदाहरण के लिए मंत्री लोगों का प्रतिनिधि है। इस प्रकार यह संभव है कि सरकार के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखता है। संसदीय व्यवस्था के कुछ दोष भी हैं, हम उनको भी जानेंगे। पहला दोष देखते हैं अस्थिर सरकार। संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मंत्री बहुमत की दया पर इस बात के लिए निर्भर होते हैं कि वे अपने कार्यकाल की नियमित रख सकें। एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है। जैसे मोरारजी देसाई, चरण सिंह जी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, आई.के. गुजराल की नेतृत्व वाली सरकार इसका उदाहरण है। नीतियों की निश्चितता का अभाव है। संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियां लागू नहीं हो पाती हैं क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियां परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की कई नीतियों को पलट दिया। ऐसा ही कांग्रेस सरकार ने 1980 में सत्ता वापस आने पर ऐसा ही किया। तीसरा दोष मंत्रिमंडल की निरंकुशता। जब सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो कैबिनेट निरंकुश हो जाती है और वह लगभग असीमित शक्तियों की तरह कार्य करने लगती है। लोस्की ने कहा कि संसदीय व्यवस्था कार्यकारिणी की तानाशाही का अवसर उपलब्ध करा देती है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मोर भी कैबिनेट की तानाशाही की शिकायत करते हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का काल भी इसका गवाह है। चौथा दोष शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं। कैबिनेट विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों की नेता होती है, जबकि जैसा कि बेगाउट ने उल्लेख किया कि कैबिनेट कार्यपालिका एवं विधायिका को जोड़ने में हाइफन जैसी भूमिका निभाती है जो दोनों को जोड़ने के लिए बाध्य है। इस तरह सरकार की पूरी व्यवस्था शक्तियों को विभाजित करने वाले सिद्धांत के खिलाफ जाती है। वास्तव में ये शक्तियों का मेल है। पांचवा दोष अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से परिचालित नहीं होती है क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते हैं। मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प होते हैं। उसकी पसंद संसद सदस्यों तक प्रतिबंधित रहती है, भाई प्रतिभा तक विस्तारित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त मंत्री अधिकांश समय अपने संसदीय कार्यों और कैबिनेट की बैठकों और दलीय गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। अब हम संसदीय और राष्ट्रपति शासन की तुलना तो हमने की, लेकिन अब हम देखते हैं कि इंडिया में संसदीय व्यवस्था को क्यों स्वीकार किया। क्या कारण रहे हैं कि हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया, ना कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को। इन कारणों में हम सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले व्यवस्था से निकटता, कि संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को इसलिए भी अपनाया कि भारत में ब्रिटिश शासन काल से ही यहाँ अस्तित्व में थी संसदीय शासन व्यवस्था। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन मौजूद था उस समय ही ये शासन प्रणाली हमारी प्रचलित थी। हम के मुंशी ने तर्क दिया था कि इस देश में पिछले 30 या 40 वर्षों से सरकारी काम में कुछ उत्तरदायित्व को शुरू कराया गया। इससे हमारी संवैधानिक परंपराएं संसदीय बनी। इस अनुभव के बाद हमें पीछे क्यों जाना चाहिए, क्यों महान अनुभव को खरीदे, ऐसा के मुंशी ने कहा। दूसरा, उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में इस ओर इशारा किया कि एक लोकतांत्रिक कार्यकारिणी को 2 शर्तों से अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, स्थायित्व और उत्तरदायित्व। दुर्भाग्य से अब तक ये संभव नहीं हो सका। ऐसी व्यवस्था को खोजा जाए जिसे दोनों समान स्तरों को सुनिश्चित किया जा सकता है।
अमेरिका व्यवस्था ज़्यादा स्थायित्व देती है लेकिन कम उत्तरदायित्व। दूसरी तरफ ब्रिटिश व्यवस्था ज़्यादा उत्तरदायित्व देती है लेकिन कम स्थायित्व। प्रारूप संविधान ने कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था की सिफारिश करते हुए स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी। तीसरा कारण स्वीकार्यता का, विधायिका और कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता। संविधान निर्माता चाहते थे कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव को नकारा जाए, जो कि अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में पाया जाता है। उन्होंने सोचा कि एक प्रारंभिक लोकतांत्रिक सरकार के इन दोनों घटकों के बीच संघर्ष को और स्थायी खतरे को वहन नहीं किया जा सकता। वे चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बने जो देश के चहुमुखी विकास के लिए अनुकूल हो। चौथा कारण भारतीय समाज की प्रकृति। भारत विश्व में सर्वाधिक मिश्रित राज्य एवं सर्वाधिक जटिल समाज वाला है। इस तरह संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार के विभिन्न वर्गों क्षेत्रों के लोगों के हित में बहुत अवसर सुलभ हो सके। राष्ट्रीय भावनाओं को लोगों के बीच बढ़ाते हुए अखंड भारत का निर्माण किया जा सके। थैंक यू।